नमस्कार, स्वागत है आपका रियलिटी टॉक विद संजय कुमार में। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं दिनेश वर्मा। ही इज़ एन अवार्ड विनिंग ऑथर और ये एक प्रीमियम बिजनेस पब्लिशर भी हैं और इनकी जो कंपनी है उनका नाम है पेन डाउन प्रेस। स्वागत है दिनेश जी आपका इस शो में। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पहली बात, बुक लिखना क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये बिजनेस ओनर के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होता है। तो हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे जानना है कि जैसे कि आप भी एक अवार्ड विनिंग ऑथर हैं और इस पब्लिशिंग हाउस के ऑनर भी हैं, तो आपकी जर्नी क्या है, आप कैसे अवार्ड विनिंग ऑथर बने? थैंक यू संजय फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बात 1997 की है, जब मैंने MCA कोर्स में एडमिशन लिया इग्नू में। एडमिशन होना रेगुलर यूनिवर्सिटी से बड़ा मुश्किल था और पैसा भी ज़्यादा लगना था। तो 27 ईयर्स पहले, यानी 27 साल पहले जो कंप्यूटर के कोर्सेज़ थे, आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की जो सिचुएशन थी इंडिया में किस तरह की रही होगी हमारे देश में। हाँ। जो कंप्यूटर्स थे उसकी इजीली अवेलेबिलिटी भी नहीं थी और टीचर्स भी उस समय पर मिला नहीं करते थे इतने बढ़िया तरीके से। कंप्यूटर रूम में मुझे याद है कि मैं जाता था तो लोग हैंड वॉश करके कीबोर्ड को छूते थे। हाँ। उस तरह का ज़माना था। बिल्कुल उस टाइप का ज़माना था। और इवन कई बार कंप्यूटर होता था तो बाहर से दूर से भी देखने को मिलता था, ऐसे करके देखा करते थे हम, मुझे याद है अभी तक। और इवन बुक्स की भी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी कंप्यूटर की अगर बात करें तो, और गूगल भी उस समय पर नहीं आया था। तो ऐसे में जब मैं अपनी MCA की स्टडीज़ कर रहा था तो मैंने नोट्स बनाने शुरू किए और मैंने नोट्स अपने फेलो स्टूडेंट्स को दिए, क्योंकि वो भी सेम परेशानियों से गुजर रहे थे। और जब मैंने उनको नोट्स दिए तो जब रिज़ल्ट आया तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि जो लोग फेल हो रहे थे वो भी पास होना शुरू हो गए। और वहाँ से दिमाग में एक आइडिया आया, व्हाई डोंट आई पब्लिश माई नोट्स इन द फॉर्म ऑफ बुक। अच्छा। और वहाँ से एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। मैं अलग अलग पब्लिशर्स के पास जाता और उनसे बोलता कि मेरे नोट्स हैं, ये मुझे पब्लिश करने हैं। और वो ऐसा रिएक्ट करते जैसे कि मैंने उनकी किडनी मांग ली हो। और फिर मैंने देखा 2-3 महीने बाद मेरे ही नोट्स जो हैं अलग अलग फॉर्म में मार्केट में बिक रहे हैं। अच्छा। आई वॉज चीटेड। और वो 1-2 महीना ऐसा डिप्रेसिंग निकला और इतना स्ट्रेसफुल निकला कि मैं कमरे में लेटा रहता था, सोचता रहता था, पार्क में बैठा रहता था। फिर 1-2 महीने बाद मेरे दिमाग में आया, व्हाट नेक्स्ट। फिर मैंने एक बुक में पढ़ा, जिसको जो करना है करने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सभी का आता है। वाह। और वहाँ से मैंने शुरुआत की अपने पब्लिशिंग हाउस की। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट जनरेशन है? यस। इससे पहले आपके फैमिली में पेरेंट्स या किसी ने नहीं, बिल्कुल नहीं, विद जीरो नॉलेज ऑफ बिजनेस। ओके। बिजनेस में बी का भी नहीं पता और मेरे खानदान में किसी ने आज तक बिजनेस नहीं किया। मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की और एक स्टार्टअप का जन्म हो गया। अब स्टार्टअप का जन्म हुआ, कुछ दिन बाद उसमें पार्टनर्स भी आ गए। अब पार्टनर्स के आने के बाद 2004 की बात है, मुझे याद है, जब पार्टनर्स ने मुझे चीट किया और मैं 2004 में वापस रोड पर था। अच्छा। और रोड पर आने के बाद दिल में बस एक बात ही लिए, अब करेंगी हवाएं रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मैं ना लाइफ में हमेशा से बिलीव करता हूँ कि बदला नहीं लेना किसी से, क्योंकि बदला वो होना चाहिए जो आपके काम में दिखाई दे। और लेस ब्राउन कहते हैं, बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। ये तो मैंने भी पढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त। तो वहाँ से एक शब्द आया, रीस्टार्ट। और मुझे कुछ रिकॉल हो रहा है रीस्टार्ट वर्ड से, कि मेरे को याद आ रहा है जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे, कि अभी जो कुछ महीनों पहले 12th फेल एक ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज़ हुई थी, तो उसमें हमारी बुक्स को मल्टीपल टाइम्स फीचर किया गया था। अच्छा। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, वापस आता हूँ मैं। तो मुझे याद है 2008 की बात है, जब मैं सुबह सुबह गया था एक दूध की दुकान पर दही लेने। और वहाँ पर मैंने बोला, भैया बड़ा टाइम लगता होगा आपको तो ये सब चीज़ें बनाने में, सुबह सुबह इतना आप एकदम से कैजुअल टॉक। हाँ, कैजुअल टॉक था। उसने बोला, भाई साहब टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है, लेकिन खास बात यह है कि इंग्रेडिएंट सेम है। वहाँ से मेरे दिमाग में आया एक क्वेश्चन कि व्हाट इज़ दैट सेम इंग्रेडिएंट इन माय क्राफ्ट। और मैंने ढूंढना शुरू किया, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस, और वो निकला बुक। अच्छा। और वहाँ से मैंने देखा कि मेरी बुक है, बुक्स ही हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो क्यों ना मैं इस बुक से लोगों की और लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन करूँ। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया फिक्शन नॉन फिक्शन का पब्लिशिंग। अच्छा। और फिक्शन नॉन फिक्शन 2008 में पब्लिश करते करते मैं पहुंचा 2015 के आसपास, जहां पर हमारा एक अच्छा खासा नाम हो गया था और बहुत मैंने बिजनेस ओनर्स, ट्रेनर्स, कोचेस, कंसल्टेंट्स और बहुत सारे लोगों की बुक्स को पब्लिश कर दिया था।
फिर कुछ सालों बाद मैंने एक नए ब्रांड का जन्म हुआ जिसका नाम है पेन डाउन प्रेस। ओके। अब मैंने जितना भी फिक्शन नॉन फिक्शन था वो सब शिफ्ट कर दिया पेन डाउन प्रेस में। अब आप कहेंगे कि वाई अनदर बुक पब्लिशिंग कंपनी, वो इसलिए कि पेन डाउन प्रेस में जो मेरी थिंकिंग है वो ये रही कि जो भारत है यानी अपना जो इंडिया है उसकी जो ग्रोथ है मेन वो ड्राइव होती है बिजनेस ओनर से, एसएमई सेक्टर से, एमएसएमई सेक्टर से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। तो अगर मैं उनकी क्राफ्ट में अगर कुछ वैल्यू ऐड कर दूं तो जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। बिल्कुल। तो मैंने उस पेन डाउन प्रेस में सारा का सारा जितनी भी मेरी बुक पब्लिशिंग की सर्विसेज थी, लॉन्चिंग थी, एवरीथिंग मैंने फोकस कर दिया बिजनेस ओनर के साथ एंगल से। और आज जब मैं देखता हूँ 1997 वाले यंग एक स्टूडेंट को, दिनेश को, और वहाँ से देखते हुए जब मैं इधर आता हूँ आज वाले दिनेश को देखता हूँ जिसने 4500 बुक्स पब्लिश कर दी हैं आज की डेट में, और जो कि 30 कंट्रीज़ में सेल हो रही हैं। वेरी नाइस। तो सेटिस्फेक्शन मिलती है अपने आप को, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा लैंडमार्क भी है। हाँ यार, बड़ा इंस्पिरेशनल जर्नी है। सो नो बैकग्राउंड ऑफ बुक पब्लिशिंग से एक बुक पब्लिशिंग कंपनी एंड 4500 बुक्स विथ 30 कंट्रीज। नाइस अचीवमेंट दिनेश भाई, इट्स वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। तो अब आप मुझे बताइए, जैसा आपने भी बताया कि ये पेन डाउन प्रेस में अब आप क्या करते हैं, एमएसएमई ऑनर या बिजनेस ऑनर या कोचेज एंड ट्रेनर्स के को फोकस करते हैं, तो इनको बुक क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ जाएगी? कि बुक तो कोई थिंकर होता है, वो दूसरे प्लैनेट के लोग होते हैं, वो दूसरे तरीके के ब्रीड होते हैं जो बुक्स लिखते हैं। बिजनेस ऑनर्स को बुक लिखने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं जो इस तरह की मेंटेलिटी, यानी सपना तो लिए बैठे हैं बुक लिखने का, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो लोग कुछ अलग हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक लिमिटिंग बिलीफ है या जिसे कहें एक मिथ है। तो आता हूँ मैं आपके क्वेश्चन के आंसर पर कि प्रोफेशनल्स को, बिजनेस ओनर्स को बुक क्यों लिखनी चाहिए। बिल्कुल। तो बिजनेस में आज की डेट में क्या हो रहा है कि एक स्ट्रगल बनी हुई है, एक फायर फाइटिंग है, चले जा रही है, सेल्स नहीं हो रही है, और अगर मान लो लीड नहीं आ रही है, लीड अगर आ भी रही है तो कन्वर्ट नहीं हो रही है, कन्वर्ट हो रही है तो उसमें नेगोशिएशन एक चिक चिक बनी हुई है। और ऐसे में जो बिजनेस ओनर है वो सोचता है कि यार चलो मैं इस कॉन्फ्रेंस में चला जाऊँ, इस कॉन्क्लेव को अटेंड कर लूँ, यहाँ नेटवर्किंग कर लूँ। यहाँ सब जाके भी उसको क्या मिलता है? सिर्फ विजिटिंग कार्ड्स। और फिर वो सोचता है चलो सेल्स टीम को बड़ा कर लेता हूँ, क्या पता वहाँ से धंधा आ जाए। ये नॉर्मल अप्रोच यही होता है। नॉर्मल अप्रोच यही रहता है। और फिर वो क्लाइंट्स के पीछे भागता रहता है कि मुझे कोई बड़ा क्लाइंट मिल जाए। अब बड़ा क्लाइंट के वो पीछे भागता है किस लिए? मीटिंग के लिए। अब वो उसको पीछे दौड़ाता रहता है, टालम टोल करता रहता है, मीटिंग मिलती नहीं है। जैसा ही होता है। अब मिल भी जाती है तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल मीटिंग्स चलती रहती है, क्लोजिंग हो नहीं रही है, यानी कि जो सेल्स साइकिल है वो लंबा हो गया। तो अगर आपको इन सारी समस्याओं से निकलना है तो पहले तो ये जानना होगा कि ये समस्या क्यों हो रही है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये है, यानी क्लाइंट के दिमाग में, कि ये तो वेंडर है, कमोडिटी बेचने वाला है, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा आएगा, और वो उसको नचाया जा रहा है, वो उसको उसकी बीन पर नाचे जा रहा है, क्योंकि वो अथॉरिटी स्टेटस अभी नहीं आया उसके दिमाग में। आप सोचिए, अगर आप अपनी इंडस्ट्री के अथॉरिटी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आपका इम्पैक्ट है, दबदबा बना हुआ है आपकी इंडस्ट्री में, और उसके बाद अगर आपकी ईए पीए कॉल करती है कि माय सीईओ ऑफ माय कंपनी वांट्स टू इंटरैक्ट विद यू, विद योर सीईओ, तो क्या ये ही आपस में मीटिंग ले नहीं लेंगे? बिल्कुल ले लेंगे। कितना आसान है मीटिंग लेना। तो ये कह रहे हैं बुक से हो जाता है। ये बुक से हो जाता है। कैसे होता है अभी मैं आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल्स दूंगा ताकि और क्लैरिटी आए ऑन द कोड। अभी अपने वर्ड यूज़ किया अथॉरिटी, ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, अथॉरिटी है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अथॉरिटी को लेकर बड़ा लोगों के दिमाग में है कि क्या होता है अथॉरिटी। थोड़ा सा आइडिया है जस्ट, तो अथॉरिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो अथॉरिटी को है जब आप रिकॉग्नाइज किए जाते हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपने निश में या अपने डोमेन में, एक ट्रस्टेड सोर्स की तरह, एक एक्सपर्ट की तरह, एक लीडर की तरह, वहां से अथॉरिटी बनती है। अब इसको थोड़ा सा डीप में समझने के लिए एक क्वेश्चन है, हाउ इट ऑकर्स टू समवन, किसी के साथ ये होती कैसे है। तो जब आप राइट स्टेप्स को कंबाइन करते हैं स्टैंड आउट होने के लिए, यानी कि जब आप अपनी एक्सपर्टीज को विजिबल कराते रहते हैं, अपनी इंडस्ट्री में विजिबल कराते रहते हैं, विजिबल कराते रहते हैं, तो एक ऐसा लेवल आता है जब आपका नाम और आपकी जो इंडस्ट्री है दोनों सिनोनिमस हो जाते हैं। नाइस नाइस नाइस। और वहां से गेम चेंज होनी शुरू होती है आपके बारे में। यानी इट पुट्स यू इन अ डिफरेंट लाइट विद एवरीवन, इवन विद योर फैमिली, और यू बिकम योर ओन ब्रांड।
तो ये जितना आसान आप बोल रहे हैं कि यू बिकम द सिनोनिमस ऑफ योर इंडस्ट्री, क्या यह इतना आसान है कि हर बिजनेस ओनर इस लेवल को अचीव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी बिज़नेस ओनर है ना, बिज़नेस ओनर को लगता है कि मैं पूरी दुनिया को, यानी एक और चीज़ मैं देता हूँ आपको कि बिज़नेस ओनर को लगता है कि मैं पूरी दुनिया को सर्व करने के लिए पैदा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। वो कुछ सेट ऑफ पीपल को सर्व करने के लिए ही उसके बिज़नेस का और उसका जन्म हुआ है। अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से मैनेज करके सर्व कर दे बेस्ट तरीके से, तो गेम उसके हाथ में आ ही जाएगी। और उस पर्टिकुलर डोमेन में अथॉरिटी बनना, थॉट लीडर बनना बहुत आसान है व्हेन इट कम्स टू बुक। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से आपने अपने डोमेन को भी सराउंड किया, मतलब अपने डोमेन को भी आपने इसके बिजनेस ओनर्स के अराउंड ही आपने किया है, मतलब मैंने अपने डोमेन को बिजनेस ओनर यानी अपने मिशन के अराउंड किया है कि मैं इंडियन इकोनॉमी को, यानी अपने कंट्री को अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ तो मुझे बिजनेस ओनर को उठाना ही पड़ेगा, उसके बिना वो काम नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। तो ये बुक कैसे अथॉरिटी बिल्डिंग में हेल्प करती है? बुक अथॉरिटी बिल्डिंग में मल्टीपल तरीके से आपका हेल्प करती है। यानी जब आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मिलिए संजय जी से, ही इज़ एन अवार्ड विनिंग ऑथर ऑफ अमेजॉन नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक, वर्सेस अगर मैं कहता हूँ कि मिलिए संजय जी से ये इस लाइन के एक्सपर्ट हैं, तो दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस फर्क है। तो जो परस्यूड वैल्यू होती है ना, जब आप ऑथर बनते हैं तो एकदम से नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। कैसे होता क्या है कि बचपन से हमने किताबें पढ़ी हैं जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हमारे लाइफ से किताबों को अलग कर दिया जाए तो वी आर नथिंग। तो सबकॉन्शियसली जो है ना, बुक्स का इम्पैक्ट हमारे ऊपर इतना है कि जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी को एज एन ऑथर, तो हमारी अथॉरिटी तुरंत एस्टेब्लिश हो जाती है। आपको एक नेक्स्ट लेवल की रिस्पेक्ट, एक ऑनर और एक क्रेडिबिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है, और पर्सन सोचता है कि ही इज़ एन एक्सपर्ट, दैट्स वाई ही हैज़ रिटन बुक। हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ। आपकी मदद से मैंने जो पहली बुक लिखी थी तो अचानक से परसेप्शन लोगों का मेरे बारे में चेंज हुआ, जबकि मुझे भी लगा था कि शायद नहीं होगा, लेकिन बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ा। डेफिनेटली आई कैन वाउच फॉर दैट। थैंक यू। तो लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स, मैं और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे मन में हैं, और वो ये है कि आपने ये बता दिया कि बुक्स कैसे अथॉरिटी बनाती है ना। फिर मैं उसी क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ कि क्या हर व्यक्ति या हर बिजनेस ऑनर बुक लिख सकता है? उनको तो लगता है यार मुझे तो आइडियाज़ ही नहीं, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कहाँ से शुरू करूं, और मेरा बुक पढ़ेगा कौन, है ना। तो कुछ को ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा मैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं बुक लिखूंगा। तो ये क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया, आपने एक ही क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके आपको आंसर करूँ। तो बिज़नेस ओनर बुक लिख सकता है, हर बिज़नेस ओनर लिख सकता है, बिल्कुल, क्योंकि जो बुक लिखने का काम है मेरे सालों के एक्सपीरियंस ने बहुत आसान बना दिया। यानी कि आप, अगर आपकी इच्छा है कि मुझे बुक लिखनी है, तो मेरी एक्सपर्टीज़ आपके अंदर से आपकी छुपी हुई बुक को बाहर निकाल ही लेगी। अच्छा, एक बुक नहीं, अगर आपके अंदर 2, 3, 4 बुक छिपी हुई हैं तो वो सारी की सारी बाहर आ जाने वाली है। तो आप ये कह रहे हो कि हर इंसान के अंदर बुक होता ही होता है? बिल्कुल होता है, हर इंसान के अंदर बुक होता है। और मेरी अभी नेक्स्ट बुक जो है, वो जो मैं अभी रिलीज़ करने वाला हूँ, उसका टाइटल है डोंट डाई विद अ बुक इनसाइड यू। अरे गजब ये तो बहुत अच्छा टाइटल है। हाँ, हर व्यक्ति में है और हमें लिखनी ही है, विद अ बुक इनसाइड यू। यस। और अगर आप बिजनेस ओनर हैं और बिना बुक के काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस ऑन प्लेटर छोड़ रहे हैं। आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। आपका जो बिजनेस लीड एक्विजिशन है, उसको, उसके अंदर एक भारी इम्पैक्ट रहेगा। तो बुक हमें लानी है, यानी एवरी कन्वर्जन, जो भी हमारा कन्वर्जन हो रहा है बिजनेस में और जो भी हमारी मीटिंग हो रही है, उसमें बुक का बोल्ड रोल है। ये हमें समझना होगा। और आज जो ये पॉडकास्ट है, इसके माध्यम से मैं ये चीज़ें लोगों तक बताना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ। अब लिखने पर आते हैं, तो जो लिखने की बात मैं कर रहा था, उसमें मैं और एडिशन करूँगा कि जो बुक की बात मैं कर रहा हूँ वो 200, 300, 500, 600 पेजेस की बात नहीं कर रहा, जिसको हर आदमी सोचता है कि मुझे सालों लग जाएंगे लिखने में। मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ वो है 4 फेज फ्रेमवर्क बेस्ड बुक्स की, जो कि टारगेटेड बुक्स हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो आपके टारगेट ऑडियंस के पास जाए और उनके दिल में आपके लिए जगह बनाए, ताकि वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को इंक्वायर करे, बाय करे या रेफर करे। ओके, तो ये बुक बड़ा ही टारगेटेड
बुक की अब बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिजनेस में इम्पैक्ट लाने की। हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं कि मैंने 100, 200, 300 पेज की बुक बनाई, 4 दिन तालियां ले ली और उसके बाद मामला फुस। ये इस पॉइंट पे मैं बात कर जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं यार कि मेरी लाइफ की स्टोरी ऐसी है कि मुझे उसको बुक में लिखना चाहिए, लोगों को समझ में आएगा या लोगों को पसंद आएगा। तो क्या इस तरह की बुक लिखनी चाहिए? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा आपने। ये केस टू केस डिफर करता है। जैसे मैं करीबन 20 साल से इस लाइन में हूँ। हाँ। और जब मैं लोगों के साथ बात करता हूँ, ऑथर्स के साथ, तब मुझे पता लगता है कि इसको कौन सी बुक लिखनी चाहिए। कौन सी का मतलब, 2 तरह की बुक्स होती हैं। एक तो होती है पैशन बुक्स, एक होती है बिजनेस बुक्स। तो पैशन बुक्स में आता है जब मैं अपने कोई पैशन से रिलेटेड किताब मार्केट में उतारना चाहता हूँ। मेरा दिल है, जब मैं सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, कोई मूवमेंट मैं चलाना चाहता हूँ मार्केट में, इस तरह का जब मैं काम करना चाहता हूँ, दीज आर कॉल्ड पैशन बुक्स। लेकिन मेरा मैसेज बिजनेस कम्युनिटी को हमेशा एक ही रहता है कि पहले आप बिजनेस बुक को लिखें। बट किसी किसी केस में मैं रिवर्स कर देता हूँ। दैट डिपेंड्स ऑन फ्यू ऑफ द फैक्टर्स। जब 1-to-1 एक स्ट्रैटेजिक सेशन होता है, क्लैरिटी कॉल होती है जब बिजनेस ओनर के साथ, वो मैं तब देख पाता हूँ कि उसको कौन सा डिसीजन उसके लिए बेटर रहेगा। ओके। बट ब्रॉडली हम ये लेके चल सकते हैं कि पहले बिजनेस पे लिखें। जब बिजनेस से आपके पास बिजनेस आ जाए, पैसा आ जाए, तब आप उसको पैशन पे लगाएं। ओके, तब तक आपको रिकग्निशन भी ऑथर की तरह मिल चुकी होती है। बिल्कुल। तो पैशन वाला बुक फिर आपका सर्कुलेट हो सकता है और आप अपने डोमेन की अथॉरिटी बन चुके होंगे। आपका इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट स्प्रेड हो चुका होगा। तो अगर बुक नहीं लिखते हैं तो क्या बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते? अगर आप बुक नहीं लिखते हैं तो फॉर श्योर बुक आप बिजनेस फिर भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बिजनेस चल नहीं रहे, सालों से बिजनेस चल ही रहे हैं। बट सवाल ये है कि आज की मार्केट में जहाँ पर अटेंशन का जो टाइम है, अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो चुका है और हंड्रेड्स ऑफ मार्केटिंग मैसेज आ रहे हैं और सो लिटिल टाइम बचा हुआ है लोगों के पास। तो ऐसे में जो जद्दोजहद बनी हुई है वो अटेंशन ग्रैब की बनी हुई है कि कैसे मैं अपनी मार्केट की अटेंशन ले लूँ। पहले तो टाइम का, हाँ सॉरी, विच इज़ द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी। पहले वही मैं बोलने वाला था बीच में कि पहले तो टाइम के लिए लड़ाई होती थी, कोई टाइम दे दे तो मैं अपना सेल्स पिच दे दूं। अब है अटेंशन कोई दे दे तो मैं फिर फर्दर उसके साथ डिस्कशन। तो अटेंशन लेने के लिए आपको कोई ऐसा माध्यम ढूंढना पड़ेगा, ऐसा टूल, ऐसा सीक्रेट वेपन लाना होगा मार्केट में जो आपको स्टैंड आउट करे, आपको आपकी अथॉरिटी को इमीडिएटली एस्टैब्लिश कर दे और एक रेस्पेक्ट और ऑनर आपको दिलाए। और बुक से बेस्ट ऐसा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि बुक का जो परसेप्शन है बचपन से ही बड़ा रिस्पेक्टफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है, बड़ा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है। बिल्कुल। और शायद वहाँ से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि इफ समबडी इज़ राइटिंग अ बुक, ही इज़ अ नॉलेजेबल पर्सन और वो एज एन एक्सपर्ट परसीव किया जाता है ना। बुक राइटिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरे मन में है। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं यार मेरे पास तो आइडियाज़ ही नहीं आते, फिर कहते हैं कि मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, तो आइडियाज़ नहीं आते, इंग्लिश नहीं आता, पता नहीं मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है गलत है, टेढ़ा मेढ़ा, कभी मैं कुछ लिखता हूँ कभी कुछ लिखता हूँ। तो ऐसे में कैसे बुक बन सकता है? तो ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं आप? क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस ओनर वो किसी ऑथर वाली फैमिली से आते नहीं, वो तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस को जानते हैं, बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। बुक राइटिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टास्क, कंप्लीटली, है ना। तो इसको कैसे आसान बना सकते हैं? मतलब क्या तरीका है, क्या उसका मसाला है? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। और जो भी बिज़नेस ओनर है बिल्कुल इसी तरह के एक थिंकिंग पैटर्न में गुजर रहे होते हैं जो मेरे पास आते हैं, क्योंकि वो कोई कमर्शियल, कोई एक मजे हुए खिलाड़ी नहीं है ऑथरशिप के कि वो बुक्स लिख रहे हैं प्रोफेशनली और पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये तो जब मेरे से वो मिलते हैं या इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स करते हैं और बड़े बड़े ऑथर्स को देखते हैं कि बिज़नेस ओनर्स को देखते हैं, तब उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आती है कि जब ये बुक से इतना पैसा और इतना अथॉरिटी कमा सकते हैं तो वाई नॉट आए। तो वापस आता हूँ आपके क्वेश्चन पर। जैसे पहला क्वेश्चन आपने बोला कि आइडियाज़ नहीं आते, तो आइडियाज़ ना आपने अपने बिज़नेस के दौरान, यानी आपके बिज़नेस में आपको 5 साल 10 साल 50 साल जितना भी टाइम आपके बिज़नेस में हो गया है, तो आपने कुछ ऐसी टिप्स सीखी हैं, टेक्निक्स सीखी हैं, कुछ लर्निंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, हैक्स हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल हैं और जो अगर मार्केट में जाएंगे तो उस मार्केट को वैल्यू एडिशन करेंगे ही करेंगे, जिसका मार्केट वेट कर रही है। तो हमें सिर्फ उनको एक पेपर पे लेके आना है और उसकी बुक बनानी है। अब आप कहेंगे खाली उनको पेपर लाने से कैसे बुक बन जाएगी? तो इसमें आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है कि
मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी राइटिंग ठीक नहीं है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ बुक को ख़त्म करूँ, बुक का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी इंग्लिश या मेरी लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने आइडियाज़ को वॉमिट करना है पेपर पे या एक कंप्यूटर की फ़ाइल पे, और उसको आपको दे देना है एडिटर के पास। ओके। क्योंकि इसमें आपको ये सीखना है कि जो जिसका काम है उसे करने दें, और जो समय बचता है उसको अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें उसमें लगाएं। यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ग्रामर और इम्पैक्ट क्रिएशन इज़ नॉट योर जॉब। ये एडिटर का काम है। हाँ, ये एडिटर का काम है, कंटेंट डेवलपर का काम है। ओके ओके। तो आप अपने आइडियाज़ को वॉमिट कर दें, है ना, कि किस के अराउंड लिखना है, क्या लिखना है, क्या आपके विचार हैं, और उसके बाद भी ये काम आसानी से हो जाता है। बिल्कुल आसानी से हो जाता है, और हम कर रहे हैं सक्सेसफुली, बहुत सालों से कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं। तो चलिए, तो आप मुझे कोई एक केस स्टडी बताएंगे, कोई भी ऐसा कोई केस स्टडी जिसको मैं ऑनलाइन जाकर सर्च भी कर पाऊँ, गूगल में भी देख पाऊँ, ऐसा कोई बंदा, कोई ऐसी कंपनी जिसका लाइफ बुक की वजह से काफ़ी चेंज हुआ है, या उसके बुक से पहले का लाइफ और बुक के बाद का लाइफ? बहुत अच्छी चीज़ पूछी आपने। देखिए, ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जो बिफ़ोर और आफ्टर की आप बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर स्पेसिफिक केस स्टडीज़ की बात करेंगे, बिज़नेस की बात करेंगे, तो मैं बहुत सारे लोगों की बात कर सकता हूँ। जैसे जगमोहन जी की बात कर सकता हूँ, नवीन मकरानी जी की बात कर सकता हूँ, जिनका लेटेस्ट अभी हम 8 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ओके। और मैं नीरव जी की बात कर सकता हूँ, जिनका हमने 4 लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेजेस में, स्वीडिश, जर्मन और कई मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया है। तो ये ऐसी लाइव केस स्टडीज़ हैं जिनका नामी गिरामी लोग हैं और अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं अपनी फील्ड के। तो आप इनको सर्च कर सकते हैं, कभी भी आप सोशल मीडिया पे या उनकी कंपनी प्रोफाइल में, वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, यानी पहले में और बाद में कितना फ़र्क है। और मेरा मानना तो यह है कि जितने भी लोगों ने अभी तक बुक पब्लिश की है हमारे साथ, सबके बिजनेस में इम्पैक्ट आया है, अनटिल अनलेस कि उन्होंने बुक को इस्तेमाल ही ना किया हो। क्योंकि मैं तो सिर्फ आपकी मिसाइल बनवा सकता हूँ, आपको छोड़ने का तरीका बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं तो बटन प्रेस करना ही नहीं चाहता छोड़ने का, तो वहाँ मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और भी केस स्टडीज़ हैं, जैसे राहत भाटिया जी हैं, उनकी हमने अभी जैपनीज़ में ट्रांसलेशन किया। अब जैपनीज़ लोग तो बहुत ही हाईली क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं, हर चीज़ को एकदम ऐसे देखते हैं लेंस से मानो। तो अभी हमने उनके लिए किया, ज़ीरो पोरोसिटी पर उन्होंने कॉन्सेप्ट एक निकाला है कि ही इज़ ऑल्सो बिजनेस ओनर। हाँ, बड़ी बिजनेस ओनर है, और उनकी जो मशीन्स हैं वो जर्मन में और बहुत सी कंट्रीज़ में जा रही हैं आज की डेट में, वो सेल कर रहे हैं। और बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, यानी कि जितने भी एग्जीबिशंस वो आज की डेट में करते हैं, हर एग्जीबिशन में बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इंडिस्पेंसिबल पार्ट। जो भी कोई उनसे मीटिंग करने आता है उनके स्टॉल पर, वो एक बुक उनको गिफ्ट ज़रूर करते हैं और पिक्चर क्लिक करना नहीं भूलते। से उनकी अथॉरिटी तो बिल्डिंग, वहाँ पर वो एक कनेक्शन भी डेवलप कर रहे हैं, रिलेशंस भी बना रहे हैं, और साथ में बिजनेस भी लेके आ रहे हैं। क्योंकि बुक क्या हो रही है कि बुक एक रिकॉल वैल्यू जनरेट कर रही है। तो बुक का सिर्फ कंटेंट ही नहीं, बुक अपने आप में ही एक डिफरेंट परसेप्शन डेवलप कर देता है। बिल्कुल करती है यार। आप देखें ना, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे आपने सुना हो ड्यूराप्लाई ब्रांड, राठी स्टील्स ब्रांड, वर्ल्ड वन स्टेशनरी ब्रांड, डीज मैट स्टेशनरी ब्रांड, इन सभी लोगों ने हमारे साथ बुक पब्लिश की है। और इस तरह के नमन घी ब्रांड, जो कि इनके ऑनर्स ने बुक्स लिखे हैं, इन सभी के ऑनर्स ने बुक लिखी है, और मैंने सभी को जो है पूरी गाइडेंस कंप्लीट दी है, A to Z आइडिएशन से लेकर के पूरा इंटरनेशनल पब्लिशिंग तक। ग्रेट ग्रेट। तो ये लोग तो वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ऑनर पहले से भी हैं, फिर भी इनको बुक लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, जो रेपुटेशन होता है, अथॉरिटी होती है, उसका कोई सेट बेंचमार्क नहीं है कि आज 100 नंबर हो गया, अब काम खत्म हो गया। यानी कि आप ये देखें ना, एप्रिसिएशन की, हैप्पीनेस की जो भूख है वो सदा बनी रहती है। हाँ, ये तो है। तो जो रिकॉग्निशन है उसकी भूख भी बनी रहती है। तो जब मुझे रिकॉग्निशन मिल रहा है और रिकॉग्निशन के साथ साथ मैं अपनी मार्केट में वैल्यू भी ऐड कर पा रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा सुंदर चीज़ क्या हो सकती है? जब आपके पास एक बिजनेस ऑनर आता है नॉर्मली बुक पब्लिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किस किस तरह के ऑब्जेक्शंस लेकर के आता है आपके पास? देखिए, ऑब्जेक्शंस तो उसके काफ़ी होते हैं। ऑब्जेक्शन से पहले की जो एक स्टेट है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे लोग बहुत सोच रहे होते हैं, बुक लिखने की एक अंदर इच्छा तो दबी हुई है, और अपने दोस्तों को भी देख लिया, केस स्टडीज़ भी देख ली, लोगों को बिजनेस आते हुए भी उन्होंने देख लिया, और इच्छा भी पैदा हो चुकी है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कुछ मिथ्स बने हुए हैं कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं बुक कैसे लिखूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि आपको एक्सपर्ट बनने के लिए बुक लिखनी है, ना कि जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे तब बुक लिखनी है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला आपने, एक्सपर्ट बनने के लिए बुक लिखनी है, ना कि एक्सपर्ट बनने के बाद बुक लिखनी। और मैं ये भी बता दूं कि हर कोई अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है ऑलरेडी, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले बताया, आपने बिजनेस में इतना टाइम बिताया है, इतना धंधा आपने किया है करोड़ों का,
तो आपने बहुत सारे टिप्स, टेक्निक्स, लर्निंग्स, हैक्स, एक्सपीरियंसेस होंगे आपके ज़रूर, बिल्कुल, तो वो आप बुक में शेयर करने वाले हैं, जिससे कि दूसरों को फ़ायदा होने वाला है। जिससे आपकी मार्केट को फ़ायदा होगा। नॉट फॉर एवरीबडी, आपकी मार्केट के लिए, आपके पोटेंशियल कस्टमर के लिए, आपके डीलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, सप्लायर के लिए। ये मैंने क्वेश्चन आपसे पता है क्यों पूछा आपको? इसलिए पूछा कि बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी साइंस अगर मैं बुक में लिख दूंगा तो मेरे कॉम्पिटिटर भी तो उसको जान लेंगे, तो मेरी स्ट्रैटेजी को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर सकते हैं, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है हम उसमें कोई बिजनेस की स्ट्रैटेजी नहीं बता रहे हैं बुक में। अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप रियल इस्टेट में हैं, मैं आप ही का अगर एग्जांपल लूँ, अगर आप लोगों को ये बताएं कि ऐसी 5 बातें जो आप अपने मकान को ख़रीदने से पहले ज़रूर देख लें, अदरवाइज़ आपका 20 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है, या फिर आपकी हार्ड अर्नड मनी बर्बाद हो सकती है, तो वो 5 अगर पॉइंट आपने उस बुक में दे दिए हैं और उसको ढंग से समझा दिया लेमन की लैंग्वेज में, जो कि कोई भी पर्सन उसको समझ के अपने पेपर्स को तुरंत चेक कर ले, जो कि नॉर्मली कोई नहीं कर पाता है, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, फिर भी उसको एक साथी चाहिए ही चाहिए होता है, बिल्कुल कोई लॉयर चाहिए होता है। तो अगर वो वैल्यू आपने ऐड कर दी अपनी मार्केट में, तो आपकी परसेप्शन तो बुक से एनहेंस हो ही चुकी है, बट जो वैल्यू आपने मुझे दी है उससे मेरे दिल में आपके लिए एक अलग से जगह बन गई। अब अगर कल को मुझे रियल इस्टेट की कोई भी इंक्वायरी होगी तो मैं सीधा ये बोलूँगा, संजय जी प्लीज़ आप मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे प्लीज़ गाइड करो। अगर आपका कोई चार्जेस है तो वो भी देने के लिए तैयार हूँ, बट आप मुझे 10 मिनट दे दो, मेरे पेपर को फटाफट से एक बार देख लो कैसे हैं, या मेरी इस प्लानिंग को देख लो, या इस तरह जो मैं सोच रहा हूँ उसको। और जब आप उसको गो अहेड दे देंगे, क्योंकि उसके ब्रेन में जो परसेप्शन है वो तो आप अथॉरिटी की है ना, जब आप उसको बोलेंगे हाँ एवरीथिंग इज ओके, हाउ मच सेटिस्फैक्शन ही विल हैव। एंड दैट इज़ वाई बुक राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन, तो आप ये वेट ना करें कि मेरी स्ट्रेटेजी कोई कॉपी कर लेगा, आप ये इस पर्सपेक्टिव को ये देखें कि मुझे अपनी मार्केट को कंट्रीब्यूट करना है, और उस इंटेंट से आप बुक लिखें। उस इंटेंट से जब आप आएंगे तो आप बहुत सारी वैल्यू ले पाएंगे। जैसे बुक लिखना, आपने बताया कि बुक लिखने से एक तो अपनी अथॉरिटी बनती है मार्केट में, बिजनेस की अथॉरिटी बनती है डेफिनेटली, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मेरे पास और भी तो राइटिंग के दूसरे ऑप्शंस हैं। जैसे मैं ब्लॉग लिख सकता हूँ, आर्टिकल्स लिख सकता हूँ न्यूज़पेपर पे, या लिंक्डइन पे जाकर न्यूज़लेटर बना करके सर्कुलेट कर सकता हूँ। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शन जहाँ पे मैं अपने थॉट्स को डाल करके लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ, या फिर मैगजीन ही बना लेता हूँ, मैगजीन। तो बुक्स ही क्यों? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बुक्स ही क्यों, और उसको आपने ब्लॉग से कंपेयर किया, तो मैं क्लियर करता हूँ क्योंकि काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो यहाँ पर ना एक चीज़ देखने वाली है, क्योंकि हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो हम अथॉरिटी के मेजरमेंट को देखेंगे पहले, कि जो अथॉरिटी का मेजरमेंट है वो 4 चीज़ों से होता है, कि उसकी रीच कितनी है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, और एफर्ट कितना लग रहा है उसको बनाने में, और उसका अथॉरिटी कॉशेंट कितना है, यानी वो कितने लेवल पे मेरी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करेगा। तो क्योंकि बात अथॉरिटी की हो रही है तो मैं अथॉरिटी का पर्सपेक्टिव लेके चलूँगा यहाँ, कि हम देखेंगे अथॉरिटी को हम मेज़र कैसे कर सकते हैं। तो मेज़र करने के लिए 4 पैरामीटर हैं हमारे पास, कि उसका जो लाइफ स्पैन है, यानी उसकी जो रीच है, पहले तो हम देखेंगे रीच कितनी है उस पर्टिकुलर मीडिया की, और उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, और एफर्ट कितना इन्वॉल्व है उसको बनाने में, और उसका जो अथॉरिटी क्वोशेंट है वो कितना है। तो पहले फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सोशल मीडिया को पहले। तो सोशल मीडिया में जब रीच है वो उसकी एकदम से वायरल हो जाता है, वायरल हो जाता है, उसके बाद वो 1 या 2 दिन तक टिकता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, यानी उसका जो लाइफ स्पैन है बहुत ही शॉर्ट है, और उसको बनाने में लगते हैं 5 मिनट से लेकर के आधा घंटा भी लग सकता है। और उसका जो अथॉरिटी क्वोशेंट है वो है लो टू मीडियम। ओके। और व्हेन इट कम्स टू ब्लॉग को जब हम देखते हैं, ब्लॉग का जब हम ये रीच देखते हैं, तो रीच उसकी लिमिटेड है, यानी जो लोग सर्च करेंगे उन्हीं के सामने ब्लॉग आएगा, तो उसकी लिमिटेड हो गई। और उसके बाद उसका जो लाइफ स्पैन है वो 15 दिन या महीना भर है, और उसके बाद अगर चलाना है तो बार बार अपडेट करते रहो। और उसको बनाने में कितना लगता है, 2 से लेकर 8 घंटे, जितना अच्छा ब्लॉग होगा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके बाद उसका अथॉरिटी क्वोशेंट है मीडियम। और जब बुक की बात करते हैं हम, तो बुक में जो उसकी जो रीच है वो उसकी वाइडर रीच है। आप इंटरनेशनल बुक फेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बुक को लगा सकते हो, आप अपने एग्जीबिशंस में बुक को डिस्प्ले करा सकते हो, आप बुक स्टोर्स में नेशनली जितने भी बुक स्टोर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, नेशनल या इंटरनेशनल, वहाँ प्लेसमेंट करा सकते हो, ऑनलाइन प्लेसमेंट करा सकते हो बुक की। तो कितने सारे एवेन्यूज़ हैं, ऑनलाइन 10,000 प्लस प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ उनको लिस्ट कर सकते हो। अमेज़ॉन भी। तो उसका जो रीच है वो वाइडर रीच हो गया। अब उसके लाइफ स्पैन की बात करें तो वो टाइमलेस है,
आपने एक बार बुक लिख दी तो यू आर लाइफ लॉन्ग ऑथर। उसके बाद एफर्ट इन्वॉल्व अगर बात करें तो एफर्ट इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ एफर्ट लगता है बुक लिखने में। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि मेरे सालों के जो एफर्ट और एक्सपीरियंस ने इस काम को बहुत आसान बना दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें कोई 200, 500, 600 पेज वाली किताब नहीं लिखनी, हमें 40, 50, 60 पेज वाली किताब लिखनी है जो कि ईजिली कंज्यूमेबल हो, जल्दी से जल्दी वो जिस काम के लिए बनाई है वो काम को करके आए और आपको रिजल्ट दे। अब बात करते हैं अथॉरिटी क्वोशंट की। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी क्वोशंट होता है बुक का। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं कि यू आर एन अवार्ड विनिंग ऑथर ऑफ अमेजॉन नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक, और वर्सेस मैं इंट्रोड्यूस करूं आपको ही इज राइटर ऑफ 100 ब्लॉग्स, कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कि सिंस आई कोच रियल एस्टेट डेवलपर्स, ब्रोकर्स एंड एजेंट्स, तो इस इंडस्ट्री, क्या ऐसा कोई स्पेसिफिक है कि नहीं इस इंडस्ट्री में बुक ज़्यादा छपना चाहिए, इस इंडस्ट्री में कम छपना चाहिए, या इस इंडस्ट्री में बुक की ज़रूरत है, इस इंडस्ट्री में बुक की ज़रूरत नहीं, ऐसा कुछ कैटेगराइजेशन है या सभी को लिखना चाहिए? देखिए, इसमें हम ना कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक तरह से वैल्यू एडिशन का काम है। यानी कि मैं तो इसको यहाँ तक देखता हूँ कि आप चैरिटी करते हैं, कंट्रीब्यूशन के लिए इधर उधर भागते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट मीडियम कंट्रीब्यूशन का है, चैरिटी का बेस्ट मीडियम है, और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग टूल है ये बुक, जिसको आप मल्टीपल तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। तो हर किसी को बुक लिखनी है, जिस भी बिजनेस में ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व हैं उस हर बिजनेस में बुक होनी ज़रूरी है। इस वीडियो में ना आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है बुक्स के बारे में इतनी चर्चा करने के बाद, लेकिन ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है, और मैं चाहता क्या हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा दूसरा बेनिफिट बताइए अपार्ट फ्रॉम अथॉरिटी बिल्डिंग, कि और क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब ऐसा क्यों, मतलब वो रीज़न बहुत बार मुझे दिखाई नहीं पड़ता है कि अथॉरिटी बिल्डिंग के अलावा और क्या रीज़न है बुक लिखने के। ब्यूटीफुल। मैं थोड़े से और रीजंस बताता हूँ आपको, थोड़े से बेनिफिट्स बताता हूँ, ताकि आपके अंदर एक ईगरनेस और एक कंपेलिंगनेस आए और ऑडियंस के अंदर भी ऐसा लगे कि मुझे अपनी बुक आज ही पब्लिश करनी है। हाँ, तो शुरू करता हूँ मैं। एक तो पहला हमने जाना, इट सीमेंट्स यू एज एन अथॉरिटी। जब आप अथॉरिटी बन जाते हैं तो आप ऑब्वियस चॉइस बन जाते हैं अपने इंडस्ट्री के, और गो टू एक्सपर्ट बन जाते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एक नोएडा में सोसाइटी बनाई है, और अब उस सोसाइटी को आप सेल करना चाहते हो, और जहाँ पर दूसरे लोग यानी दूसरी सोसाइटी वाले ब्रोशर्स भेज रहे हैं, लीफलेट भेज रहे हैं कस्टमर्स को, वो ब्राउचर भेज रहे हैं जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ और इनके बारे में चर्चा है। दूसरी ओर आपकी बुक उनके पास जा रही है, जिसमें आपने उनको बताया हुआ है कि हाउ टू सिलेक्ट वंडरफुल सोसाइटी सो दैट यू कैन लिव लाइक अ स्टार, हैसल फ्री, स्ट्रेस फ्री। जब इस तरह की बुक उनके पास जाती है और वर्सेस उस तरह का जो मटेरियल जाता है, और जब बुक उसके पास पहुंचती है और जब वो बुक में से ऐसे आपकी बुक निकालता है, सामने देखता है पैकेट में से, और जब उस पर मॉडल जैसी पिक्चर देखता है तो वो देखता है यार दिस गाय इज समबडी, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी एक पिक्चर आ जाती है एक अथॉरिटी की। और हर कोई अथॉरिटी के साथ बिजनेस करना चाहता है आज की डेट में। हाँ। कोई भी नहीं चाहता कि मैं सड़क छाप या छोटे व्यक्ति के साथ जो है काम करूं। उसको ब्रांड चाहिए, उसको नाम चाहिए, उसको अथॉरिटी चाहिए। हर चीज़ में हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि इसमें बेस्ट कौन सा होगा। हाँ, और फिर उसके बाद वो बुक उसके शेल्फ पे पड़ी हुई है, उसके डेस्क पे पड़ी हुई है, उसके बैग में पड़ी हुई है, और आपके बारे में थिंक करा रही है, रिमाइंड करा रही है, रिकॉल करा रही है, और ड्राइव कर रही है उस पर्सन को कि वो आपसे कनेक्ट करे। तो ऐसे में चांसेस आपकी सोसाइटी के बिकने के बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया आपके लिए। तीसरा अटेंशन, उसके बाद फोर्थ रेपुटेशन। अब समटाइम्स हैविंग नो रेपुटेशन इज एज हार्ड ऑन यू एज हैविंग ए बैड वन। तो रेपुटेशन होना जरूरी है, और अगर रेपुटेशन एक लेवल पे आ चुकी है तो उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन और मार्केटिंग इतनी हर ब्रांड कर रहा है, ऐसे में आपको उठना पड़ेगा ही पड़ेगा। देन कैप्चर लीड्स, आप अपनी लीड्स को कैप्चर कर सकते हो। आपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट्स बनाई है अपनी, वहाँ पर आप अपनी बुक के फर्स्ट 3 चैप्टर्स फ्री में दो ना। जैसे ही फ्री का वर्ड आएगा एकदम पर्सन हुक हो जाएगा, और वहाँ पर अपने ईमेल को, अपने मोबाइल नंबर को डाले बिना रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसको वो फ्री आइटम चाहिए ही चाहिए। और वहाँ से आपकी लिस्ट बिल्डिंग शुरू होगी। आप उस लिस्ट को नर्चर करें, उस पर कॉन्टैक्ट जो है किट स्ट्रैटेजी लगाएं, कीप इन टच, और उसको कन्वर्ट करें कस्टमर में, तो आपको बेनिफिट होगा। फिर ये कन्वर्जन में आपका हेल्प करता है, यानी हाई कन्वर्जन। वो कैसे?
तो मान लीजिए आप रियल इस्टेट हैं और आपने अपनी बुक दी है किसी भी क्लाइंट को, एक एजेंट ही है मान लिया आप, एक real या estate आप मान लो एक एजेंट हैं, या मान लीजिए आप एक बिल्डर हैं और आप अपनी बुक उसको गिफ्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्जन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बुक से आप वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ टेलिंग बेनिफिट्स और फीचर्स ऑफ योर सोसाइटी स्पेसिफिकली विच इज़ नॉट गोइंग टू अपलिफ्ट माई लाइफ इन एनी वे, if you are giving something which is uplifting my life and guiding me towards taking right decision, तो वो that makes a huge difference। बिल्कुल, तो ये डायरेक्शन बहुत ही बड़ी, चेंज हो गया ना अब तो। हाँ डायरेक्शन ही चेंज हो गया। आपने माल बेचने से, यानी आपने परसेप्शन उसका वेंडर से डॉक्टर की तरफ कन्वर्ट कर दिया। तो नाउ यू आर बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सजेस्टिंग, यू आर इंस्टेड ऑफ सेलिंग सर्विसेज यू आर प्रिस्क्राइबिंग सॉल्यूशंस। So you are prescribing solutions instead of selling services. That is the तो difference। दैट इज़ द परसेप्शन कि वेंडर से सीधा आप डॉक्टर पे यानी एक कंसल्टेंट पे शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद आप जितने भी इफेक्टिव नेटवर्किंग के इवेंट्स अटेंड करते हैं, वहाँ पर आपको इंडस्ट्री के हुज हु मिलते हैं, मूवर्स एंड शेकर्स मिलते हैं, जिनके साथ आपका सपना था कि मैं कभी इसके साथ काम करूँगा। तो उसको विजिटिंग कार्ड देने की बजाय जब आप बुक देते हैं तो एक डिफरेंट छाप छोड़ता है और आपकी इफेक्टिव नेटवर्किंग हो पाती है। फिर अगर आपको लिखना है तो आप अपलिफ्ट कर सकते हैं, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकते हैं, वर्ल्ड में इम्पैक्ट ला सकते हैं। जैसे कि आपने किसी मूवमेंट के लिए, जैसे हमारी एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं कि डॉक्टर मैक्स हॉस्पिटल से, एक हमारे बीएल कपूर से भी हैं एक डॉक्टर, तो इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो सोसाइटी में वैल्यू ऐड करने के लिए लिखी है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट। सिर्फ अथॉरिटी नहीं होता है, कनेक्शन भी हो गया, रेस्पेक्ट भी हो गया, एंड इजीली मीटिंग हो जाती है, नेटवर्क बिल्डिंग भी होती है। सो दीज ऑल थिंग्स। और एक सबसे जो पावरफुल है, मैं आपको एक दो बेनिफिट और बताता हूँ। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, इमेजिन करें कि आपकी पूरी एक सेल्स आर्मी खड़ी हो गई बिना कुछ किए, हाउ वुड इट बी फॉर योर बिजनेस? मज़ा आ जाएगा। बिना कुछ किए अगर सेल्स आर्मी, मतलब कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सेल्स हो रही है, सेल्स आर्मी बन रही है आपकी, आर्मी ऑफ सेल्स, तो ऑब्वियसली मज़ा आ जाएगा। दैट्स रियली वंडरफुल। सो वो बुक वहाँ पे कैसे काम करेगी उसके बारे में बताता हूँ कि आपको बुक से स्पीकिंग एंगेजमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए 500 पोटेंशियल कस्टमर आपके सामने बैठा है और वहाँ पर आपको स्पीकिंग का मौका मिल गया है और आप वहाँ पे स्पीच देने गए हैं, और बड़े ही स्ट्रेटेजिकली आप उनके सारा डेटा को वहाँ ले सकते हैं। कैसे? अगर आप उनको ये बोलते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, तो बिकॉज माई मिशन इज़ टू अपलिफ्ट माई मिशन इज़ टू अपलिफ्ट दोज पीपल हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन माई लाइफ इन वन वे और अनदर वे, और वो वही लोग हैं जो सामने पोटेंशियल कस्टमर बैठे हुए हैं। तो अगर मैं उनको ये बोलता हूँ और मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं उन लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, जो कि मेरी ये बुक है, अमेज़ॉन बेस्ट सेलर बुक, और ये QR कोड है, जो भी लोग इसको स्कैन करके एक छोटा सा फॉर्म भरेंगे, मैं ये बुक उनको फ्री गिफ्ट देने वाला हूँ। और इस बुक को पढ़ के आपको ये 3 बड़े फ़ायदे होंगे, जो कि आपके इतने लाखों रुपए और इतना सारा स्ट्रेस और परेशानी से आपको बचाएंगे। जब आप ये बोलते हैं और फ्री वर्ड बोलते हैं, तो इतने सारे पोटेंशियल कस्टमर का जब डेटा आपके पास आता है और जब आप उसके ऊपर नर्चरिंग करते हैं, तो आप समझ रहे हैं, गोल्ड माइन है आपके लिए। इट्स अ गोल्ड माइन, रियली गोल्ड माइन। इट इज़ वर्किंग लाइक आर्मी ऑफ सेल्स पीपल फॉर यू। और ये 1 to many वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बुक उसमें काफ़ी हेल्प करता है। एक साथ आप कई क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हैं। मतलब चलिए एक मैं बोनस और दे देता हूँ उसमें क्योंकि आप इतना डीप डाइव कर रहे हैं और बड़े इंटरेस्ट से पूछ रहे हैं अपनी ऑडियंस का ध्यान रखने के लिए। तो एक है कि सोशल एसेट। तो सोशल एसेट बिल्डिंग में बड़ा ब्यूटीफुल रोल प्ले करता है। आज की डेट में हर कोई किसी को माल बेचना है तो सब रिव्यूज़ पढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी बुक पे बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, तो वो एक सोशल एसेट का, सोशल क्रेडिबिलिटी का काम करता है। तो आप अपनी बुक को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं सोशल एसेट बनाने के लिए। नाइस। तो आपने बहुत सारे बेनिफिट्स बता दिए। मेरे ख्याल से दीज आर द इनफ रीज़न फॉर एनी बिजनेसमैन टू राइट अ बुक। बिल्कुल ठीक है। तो दिनेश भाई, अब ये मुझे जानना है कि बुक अगर लिखना है तो अभी आप कैसे हेल्प करते हैं? अभी अगर किसी को लिखना है, कोई ऑन द वर्ज है, सोच रहा है यार मैं भी बुक लिख लूँ, या मैंने लिखा है थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करके फिनिश कर लूँ, तो इसमें कोई किसी तरह का कोई हेल्प आपकी टीम या आपकी कंपनी करती है? तो हमारा एक ये है बुक राइटिंग का एक प्रोग्राम, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप 1-to-1 सेशन ले सकते हो मुझसे, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा। पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि जो बुक आपको लिखनी है क्या वो आपने लिखी भी है या कुछ और ही लिख डाला है। सबसे पहले तो हम आइडिया पर चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे। आइडिया के बाद यानी हम सारे चीज़ों को देखेंगे कि आपको क्यों, कैसे, कितनी, कब बुक लिखनी है।
तो उस पूरी चीज़ों की हम पूरी आपको गाइडेंस देते हैं बेसिकली। तो कैसे लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, कहाँ पे कनेक्ट? वो आप कनेक्ट कर सकते हैं www.bestsellerwithdinesh.com पर। वहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, आप एक छोटा सा फॉर्म फिल करेंगे, मेरे पास उसका डिटेल्स आ जाएगा, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी या मैं आपसे कनेक्ट करूँगा। Okay, so this is how people can connect with you if they are businessman and they want to write a book. यस और मेरे कभी कभी मैं वेबिनार्स भी करता हूँ बिजनेस ओनर्स को अवेयर करने के लिए, तो आप वो www.bestsellerwithdinesh.com/live वहाँ पर जाके आप एडवांस में रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। अच्छा, तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी कब होती है, कब कब होते कराते हैं? ये इसी फ्रीक्वेंसी मैंने ऐसे ऐसी अभी सेट नहीं की हुई है, कभी मंथली होता है, कभी हम बाय मंथली करते हैं, कभी कभी 6 मंथ्स में करते हैं। दैट डिपेंड्स कि मेरे पास कितना टाइम स्लॉट फ्री है। ओके, सो पीपल कैन कनेक्ट विद यू ऑन योर वेबसाइट जो आपने बताया। अच्छा दिनेश भाई, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत लोग भी ऐसे मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं मैंने बुक लिखी है लाइफ में, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला। आपने जितने सारे रिजल्ट्स और बेनिफिट्स आपने काउंट करवाए, वो कहते हैं मुझे ये मिला नहीं। इसके पीछे क्या वजह हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि जो बुक आपको लिखनी थी वो आपने लिखी नहीं। दूसरा, आपका टाइटल और सब टाइटल जो है वो मैच नहीं कर रहा। ओके। तीसरा, आपका जो कवर डिज़ाइन है वो उस जॉनरा से यानी उस कैटेगरी से मैच ही नहीं करता, यानी जिस वर्ग को के लिए, जिस ऑडियंस के लिए आपने बुक लिखी है वो उसके हिसाब से प्रॉपरली डिज़ाइंड ही नहीं है। ओके। नेक्स्ट, CTA। लोग क्या करते हैं कि कॉल टू एक्शन प्रॉपरली डालते नहीं हैं, और अगर डाल भी देते हैं तो सही से डिज़ाइन किया हुआ CTA नहीं डालते। और CTA बहुत इंपॉर्टेंट है। CTA का मतलब है कि अब बुक पढ़ने के बाद अब क्या। खाली मकसद बुक का बनाना ये तो नहीं है कि मैंने सिर्फ बुक बनानी थी। बुक का मकसद है कि बिजनेस को क्लोज करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? CTA प्लस ईजिली कंज्यूमेबल बुक बनाना। अभी क्या हो रहा है, मार्केट में जो बुक बन रही है वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने वाली बुक बन रही है। तो मैं उस बुक के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरा मानना यह है कि इजीली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कोई भी बिजनेस ओनर को अगर कुछ भी काम करना है, चाहे मैसेज बनाना है, वेबसाइट बनानी है, बुक बनानी है या कोई और काम करना है, तो इजीली कंज्यूमेबल होना चाहिए। क्योंकि मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है कि स्टेप बाय स्टेप सेलिंग होती है, यानी कि आप मार्केटिंग से एक स्टेप आगे लेके जाते हैं कस्टमर को। अगर पहली ही चीज़ कंज्यूम नहीं हुई तो वो आगे बढ़ेगा कैसे? नहीं बढ़ेगा। तो हमें कंज्यूमेबिलिटी फैक्टर को भी बहुत देखना पड़ता है। और एट लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकल प्रिंटर लोकल रिजल्ट्स। यानी लोग क्या कर रहे हैं, कहीं से भी जो लोग प्रिंटर थे पहले, वो ओवरनाइट पब्लिशर का लेबल लगा के मार्केट में आ गए हैं और लोग उनके पास जाना शुरू कर दिए हैं, जो कि उनकी अथॉरिटी को बेनिफिट देने की बजाय डेंट पहुंचा रहा है। बिकॉज बुक इज योर इमेज इन द हैंड्स ऑफ योर रीडर्स इन द एब्सेंस ऑफ यू। डोंट प्ले विद दैट इमेज। और एक मेरी ईयर्स ऑफ लर्निंग देता हूं मैं आपको, गुड बुक्स लास्ट फॉर एवर, सो डू क्रीपी बंस। जिस तरह से अच्छी बुक्स हमेशा जिंदा रहती है, खराब बुक भी आपकी जो इमेज है उसको सेट करती रहती है आपके पीछे से। और हर एक को पता है कि वर्ल्ड क्लास क्या होता है और स्टैंडर्ड और नॉर्मल क्लास क्या होता है। एवरीबडी नोज। वेरी ट्रू, वेरी नाइस। अच्छा दिनेश, एक बात और पूछनी थी। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बुक लिखाने तक है कि उसके आगे भी कुछ और है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए ये पूरी एक जर्नी है। यानी कि हम आपको एक नॉर्मल यानी बिजनेस ओनर से, या आप जिस भी लेवल पे अभी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से लेकर के आपको गोल्ड स्टैंडर्ड अथॉरिटी बिल्डिंग तक लेके जाना, और आपको मिशन ड्रिवन थॉट लीडर एस्टेब्लिश करना आपकी मार्केट में। हाँ, आपकी मार्केट में, यहाँ तक की पूरी जर्नी है। उसमें हम आपकी बुक पब्लिश करते हैं, फिर अमेज़ॉन नंबर 1 आपको स्टेटस दिलाते हैं, देन आपको अवार्ड विनिंग ऑथर बनाते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल बुक फेयर लॉन्चेस होते हैं, ट्रांसलेशंस होती हैं रीजनल लैंग्वेजेस में। देन वी हेल्प यू, सपोर्ट यू इन सेलिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस राइट्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो। उसके बाद हम आपकी बुक स्टोर प्लेसमेंट्स में भी मदद करते हैं, क्रॉसवर्ड्स, ऑक्सफोर्ड, इस तरह के बुक स्टोर्स पे नामी ग्रामी। देन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे अगर आपको बुक रखवानी है तो वो भी हम तो, लेकिन ये सारा होता है एक स्ट्रेटजी के तहत। यानी जब हम डिस्कशन करते हैं कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द आउटकम यू आर लुकिंग फॉर बाय पब्लिशिंग अ बुक, तो दैट आउटकम डिसाइड्स कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आपने बोला अवार्ड विनिंग ऑथर्स, तो ये पेड होता है या ये एक मतलब कि कैसे ये अवार्ड विनिंग, कैसे अमेजोन का बेस्ट सेलिंग मैं कैसे बन सकता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट? हाँ, तो ये हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं। हम कैंपेन्स चलाते हैं, हम एफर्ट लगाते हैं, हमारी टीम होती है उसके ऊपर वर्क करती है डे एंड नाइट, और हम उस स्टेटस को अचीव करते हैं। और अगर रही बात जो आपने मॉनिटरी और कमर्शियल्स की बात की, ऑफ कोर्स एवरीथिंग टेक्स सम एफर्ट, और एफर्ट जब जहाँ पर भी होगा वहाँ पर कॉस्ट का तो काम होगा। श्योर।
सो दिनेश भाई, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, मज़ा आ गया। और किताब के बारे में जितनी नॉलेज थी मुझे लगा मुझे शायद पता है, लेकिन आज और बढ़ गया। एंड आई एम श्योर जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनको भी ये समझ में आया होगा कि बुक क्यों लिखना चाहिए, बुक कैसे उनके बिजनेस में हेल्प करेगा। और मेरे ख्याल से उनको ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि आज ही बुक लिखना चाहिए। बिल्कुल, हर एक दिन जो जा रहा है बिना बुक के, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हम लूज़ कर रहे हैं। सो चाहे वो 30 पेज का हो, 50 पेज का हो, 60 पेज का हो, अपने मार्केट के लिए उनको बुक बना लेनी चाहिए। बिल्कुल बनानी है, 4 फेज फ्रेमवर्क बेस्ड बुक्स बनानी है, क्वालिटी बुक्स बनानी है, वर्ल्ड क्लास काम करना है, जो कि आपकी नेक्स्ट लेवल की जो इमेज आप चाह रहे हैं मार्केट में आना, उससे मैच करती हुई बुक होनी चाहिए। नॉट कि आप कोई भी बुक बना रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइट्स एंड द इंफॉर्मेशन। हमें लगता है कि एक बार दोबारा हम लोग बैठेंगे और दोबारा एक डिटेल्ड पॉडकास्ट करेंगे बुक्स पे। बिल्कुल करेंगे, उसमें हम बुक्स की केस स्टडीज़ को, कि कैसे लोगों ने बुक्स को यूज़ किया है और अब बिज़नेस को लेके आया है, उसके बारे में डीप जानेंगे। साथ में हम बुक की मार्केटिंग वाले एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे। डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लगा कि आज के पॉडकास्ट में हो गया, काफ़ी हमने कंटेंट दे दिया है इम्पॉर्टेंट। अब एक सेकंड इसका बनाया जा सकता है। डेफिनेटली इसको करेंगे। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ वंडरफुल क्वेश्चंस, कि बहुत ही आपने My डीपली pleasure. क्वेश्चंस को निकाला है ताकि ऑडियंस को बहुत ही मैक्सिमम वैल्यू मिल पाए। थैंक यू दिनेश भाई। तो ये थे हमारे साथ दिनेश वर्मा, अवार्ड विनिंग ऑथर एंड द फाउंडर ऑफ पेन डाउन प्रेस। आई एम श्योर आपको ये एपिसोड में काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आप बिजनेस ऑनर हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में है, नॉन रियल एस्टेट में है, यू विल हैव, आपके पास काफ़ी सॉलिड रीजंस अब आ गए हैं कि आपको बुक क्यों लिखनी चाहिए। अगर आप वाकई में अपनी पोजीशनिंग को एक वेंडर से अथॉरिटी वाले लेवल पे ले जाना चाहते हैं, बुक्स इज़ द वे। सो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।